अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का दायरा ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है। ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग अब 15वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अमरीका ने ईरान के सबसे बड़े तेल के मरकज़ खार्क जजीरे पर बमबारी की, तो दूसरी जानब ईरान ने खित्ते में अमरीकी तनसीबात को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी है। तेहरान, कुम और शराज में, बगदाद में अमरीकी धमाके, जबकि सफारत खाने के हेलीपैड पर और अब खलीज में मिसाइल हमले में मौजूद अमरीकी अड्डे भी मुमकिन अहदाफ करार दिए जा रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने वाज़े पैगाम दिया है कि अगर ईरानी तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीका से मुंसलिक तवानाई मराकज़ भी महफूज नहीं रहेंगे। जबकि उधर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचने की भी इत्तलात हैं। जबकि रूस की जानिब से ईरान का अफजूदा यूरेनियम अपने मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश भी सामने आई, जिससे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये जंग सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद रहेगी या फिर पूरा मशरिक़ वुस्ता एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे मौजूद मेहमान हैं सीनियर एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नईम कुरैशी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब। नईम कुरैशी साहब, खार्क जजीरे पर हमला ईरान की मईशत को बराह रास्त निशाना बनाने की हिकमत अमली समझा जाता है? जी, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। जी जी नईम कुरैशी साहब, आज जिस तरीके से अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और तेल के सबसे बड़े मरकज खार्क जजीरे पर भी हमला किया है, तो क्या अब अमेरिका ईरान की मईशत को बराह रास्त निशाना बनाने की हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आपको याद होगा कि हम कई दफा ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका के सामने जो अहदाफ थे वो वाज़ा नहीं थे। डे वन से हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका क्लियर नहीं था कि वो क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले ये कहा कि हम एटमी तनसीबात ख़त्म करना चाहते हैं, जी ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद कहा कि जी हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, अगर रिजीम चेंज करने में हम कामयाब हो गए तो हमारे मकसद हासिल हो गए। उसके बाद फिर कहा कि जी अब ईरान हथियार डाल दे तो फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ये सारे मकासद उन्हें हासिल नहीं हो सके। अब बिल आखिर थक हार के उन्होंने ये कोशिश की है कि तेल की तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाएं, क्योंकि वो ये महसूस कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वहां से चाइना और रशिया को गुजरने की इजाजत दे दी। और आज ताज़ा तरीन निकला यह है कि इंडिया को भी उन्होंने जो है वो रास्ता देने की बात की है ईरान ने। जी तो इस मायूसी के आदम में वो ये समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम ईरान की मईशत की जो है वो हम कमर तोड़ देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इसमें कुल्ली तौर पे कामयाब होंगे। जहाँ तक बमबारी का ताल्लुक है तो कल ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान पर जो है वो संगीन बमबारी की जाएगी और हमले किए जाएंगे। और जिस तरह से मूवमेंट हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों से, मशरिक़ वस्ता जो है वो अपने मरीज बुला रहे हैं और अपना रडार सिस्टम्स कर रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि वो समझते हैं कि उनके पास यही आखिरी हरबा रह गया है। क्योंकि उनकी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स जो है वो ईरानी कौम ने जो है बड़े इत्तेहाद का मुजाहरा किया, हुकूमत ने बड़ी पुरज़्म रही और किसी तरह भी इसराइल और अमेरिका को उनके मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये हिकमत अमली जो है शायद इतनी कामयाब नहीं रहेगी। अच्छा नईम कुरैशी साहब, अगर ईरान जो है अब वो बाकायदा तौर पर खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे जो मौजूद हैं उनको निशाना बना रहा है, तो क्या अब ये जंग पूरे खित्ते में फैल चुकी है? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं इसको एक जंगी हिकमत अमली समझता हूँ। ईरान को मजबूर कर दिया गया है। ईरान जानता है कि इन हालात में अगर उसने ये अपने हमले जारी रखे तो हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी जंग का हिस्सा बन जाएं। हालांकि उनकी अब तक जो हमने देखा है, सऊदी अरब का जो रवैया है, यूएई का या बहरीन का जो रवैया है, वो ये है कि अब तक उन्होंने बहरहाल जवाबी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान ने मुसलसल हमले जारी रखे, लेकिन ये ईरान की मजबूरी है, ये एक जंगी हिकमत अमली है उनकी कि वो इसराइल और अमेरिका को जो है रोकने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो अमेरिकी अड्डों को उन ममालिक में निशाना बनाए, ताकि वो ममालिक अमेरिका और इसराइल को मजबूर करें कि वो जंग बंदी जो है वो इख्तियार करें।
इस पर जंग बंदी जो है वो हकीकत ये है कि अमेरिका और इजराइल के फेवर में ही होगी। इस वक्त ईरानी हुकूमत नहीं चाहती। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने अपने सर्टन मुतालबात रखे हैं कि ये मुतालबात अगर पूरे किए जाएं तो हम जंग बंदी में जाएंगे। जी। अब तो जंग के हालात, ईरान जंग फैसला जो, देखिए जंग का पहला असूल ये है कि जो जंग शुरू करता है वो जरूरी नहीं है कि जंग का इख्तिताम भी वही करे। जंग का जी। इख्तिताम फिर हमलावर के हाथ में नहीं होता। और आज इस जंग में ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस वक्त जंग बंदी के लिए इसराइल या अमेरिका की तो ख्वाहिश हो सकती है, जी। लेकिन इस वक्त ईरान तैयार नहीं है। तो अच्छा, जंग नईम बंदी कुरैशी जल्दी होगी साहब, वो ईरान की मर्जी से नईम होगी। कुरैशी साहब, अमेरिका के सदर और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं कि ईरान की जो पूरी जो क़यादत है, वो तो ज़ेर ज़मीन जा चुकी है। अब ये जो मौजूदा क़यादत है, हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें? इनमें तो इतनी वक़्त नहीं है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। और ये जो नई क़यादत है, ये हमसे लड़ना भी नहीं चाहती। तो सर, फिर अगर ये नई क़यादत लड़ना नहीं चाहती, तो ईरान में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बरह रास्त हमले कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बात जो है ना, जंग में सबसे पहले जो किलिंग होती है वो कहते हैं ना सच की होती है। जी। देखिए ये बात सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके डिफेंस मिनिस्टर या अमरीकी हुकूमत या इजराइल हुकूमत ये कैसे बता सकते हैं हमें, और कैसे इस बात का तयन कर सकते हैं कि जी उनकी क़यादत जो है वो अंडरग्राउंड हो गई है और अब जो नए लोग हैं वो हमसे मुज़ाकरात चाहते हैं। अंडरग्राउंड होने के बावजूद लीडरशिप तो वही है। जी। और जो उनके इस वक्त जो है, जो उनके रहबर आला हैं, जी। उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो उन्होंने तो अपनी जो सोच है, जो जी। फिक्र है, जो कुछ वो जंग के हवाले से सोचते हैं, उसका बरमला इजहार कर दिया है। और जी। ईरान तो अभी जो है वो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जंग उस वक्त बंद होगी जब हम चाहेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ उनके इन बयानात की कोई अहमियत नहीं है, या इन बयानात में हमें कोई सच्चाई या कोई मंतक नजर नहीं आती है कि ईरान की क़यादत के बारे में आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी कौन सी क़यादत हमसे बातचीत करना जी। चाहती है। इस वक्त एक ही क़यादत है, वही मंजर आम पे है, जी। वही पस मंजर में है। किसी दूसरी क़यादत या किसी दूसरी अपोजिशन या हज़्ब इख्तिलाफ इस खत्म की कोई चीज इस वक्त जी। मौजूद नहीं है। जी। तो मैं नहीं समझता कि उनकी इस बात में कोई संजीदा बात है। ठीक, ठीक। अच्छा नईम कुरैशी साहब, ये मेरा ज़ाती एक नुक्ता नज़र है कि अमेरिका जहाँ भी रिजीम चेंज करने गया, जिनके खिलाफ गया, उनके ही हाथ में रिजीम देकर आ गया। आपको क्या लगता है कि अमेरिका घुटने टेक देगा और इज़राइल घुटने टेक देगा ईरान के आगे? क्योंकि माज़ी में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वॉर हमने अफ़गानिस्तान में देखी, और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त तबूरी हुकूमत है, जो तालिबानों की जो हुकूमत है, उनको अमेरिका ने वहाँ की समझे कि एक तरीके से मनसब सौंप दिया। इससे कबल क्यूबा में देखा, वियतनाम में देखा। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका हार मान जाएगा? देखिए, एक इन मानों में तो हम नहीं कह सकते कि कोई बाज़ाब्ता इसका ऐलान होगा कि जी। जी अमेरिका हार गया है या जी। अमेरिका ने घुटने टेक जी। दिए हैं। मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बाकायदा बाज़ाब्ता कोई चीज़ हम देखेंगे। लेकिन हमें हमें नज़र ये आ रहा है कि अगर आज अमेरिका वापस जाने पर मजबूर हो जाए तो आप उसे उसकी शिकस्त कह दीजिए, जी। उसको आप उसकी शिकस्त कह देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका, जहां तक आपने मिसालें दी हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ईरान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। कोई मुतारिफ गिरोह इस वक्त मौजूद नहीं है ईरान में। एक ही रिजीम है और लोग उनके साथ हैं। तो लिहाजा होगा यही कि अमेरिका और इसराइल को किसी ना किसी प्रीटेक्स, अंडर किसी प्रीटेक्स भी जो है ना, उनको वापस जाना होगा और जंगबंदी करनी होगी। क्योंकि देखिए अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन चंद दिन बाद मैं समझता हूं कि जंग के खौफनाक असरात जो हैं वो हमें नजर आएंगे। देखें, खलीज के जो ममालिक हैं उनका पानी, उनकी खुराक सारी जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाती है। जी। तो अभी वहां ये सारे मसाइल पैदा होने वाले हैं। उसके अलावा दुनिया भर में जो तेल के मामलात हैं, ईरान अपनी मर्जी से कुछ लोगों को इजाजत दे सकता है, लेकिन इसका भी बहुत बहरान पैदा होगा। अभी पेट्रोल की प्राइसेस जो है आगे बढ़ेंगी और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका और इजराइल को वापसी का सफर इख्तियार करना ही पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान का क्या किरदार देख रहे हैं? क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पर मशरिक़ वस्ती में जो कशीदगी जारी है, जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान उसमें हिस्सेदार बनेगा? आपके एनालिसिस क्या कहते हैं देखिए नईम साहब? देखिए मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती होगी
कि अगर पाकिस्तान जो है वाज़ा तौर पे जंग का हिस्सा बन जाए, मुझे नहीं लगता कि चल, ऐसा लेकिन पाकिस्तान फैसला तो अपनी कोई हैसियत वाज़े हुकूमत कर करेगी। चुका है अक़वाम मुत्तहिदा में भी। ईरान के खिलाफ भी जो है वो वोट दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रैक्टिकली फिजिकली जो है ना हुकूमत इस जंग में कूदती है, जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में होगा। हुकूमत को ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत को ये जरूर करना चाहिए कि वो एक मीडिएटर का किरदार अदा करे। जी। उसमें वो चाहें तो टर्की को अपने साथ मिला ले, इंडोनेशिया को अपने साथ मिला ले, जी। लेकिन उनका किरदार जो है वो एक मिडल मैन का तो हो सकता है, लेकिन एक फरीक बनने की, पाकिस्तान को अगर किसी भी वजह से फरीक बनना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि इस रीजन के लिए और पाकिस्तान के लिए ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ईरान बहर तौर हमारा एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, लोगों का ताल्लुक है, वास्ता है, जज्बाती वाबस्तगी है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है। तो लोगों के जो जज्बात हैं वो ईरान के साथ हैं, वो खलीजी ममालिक के साथ भी हो सकते जी। हैं। इन हालात में पाकिस्तान अगर फरीक बन गया किसी भी बिना पे, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, मैं समझता हूँ। अब तक जिस तरह से हुकूमत ने अपने आप को बचा के रखा है, जी। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो एक मीडिएटर का किरदार ही अदा ठीक है। कर रही है अब तक, और यही इन्हें करना चाहिए। अच्छा, फिर पाक सऊदीया डिफेंस पैक्ट जो है फिर उसके ऊपर कैसे अमल दरामद हो गए? एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ था, अब तो सऊदीया पे भी बरह रास्त हमले हो रहे हैं। आज भी देखा गया है हमला सऊदीया पे। तो आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान सऊदीया के साथ खड़ा होगा? क्या पासदारी की जाएगी वो जो डिफेंस पैक्ट जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी? अब देखिए, जब ये मुआहदा हुआ था तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये मुआहदा इस एतबार से कोई बहुत खुश आइंद नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो पैक्ट है वो सऊदी अरब से अपनी जगह है, जी। लेकिन आप बताइए कि क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है यूएई से कम हैं? कमोबेश उसी लेवल के ताल्लुकात हैं यूएई जी। से, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, जिस तरह सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जी। है। जी। इसी तरह ईरान के साथ भी हमारा यही मामला है। तो इस एतबार से ये कहना कि एक बरादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क के साथ खड़ा हो जाना, और हम कहेंगे कि चूंकि हमने दिफाई मुआहदा कर लिया तो हम जी। ईरान के साथ वही रवैया अख्तियार करेंगे जो सऊदी अरब करेगा, मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और इस बुनियाद पे कि चूंकि हमने सऊदीया से मुआहदा किया है, तो हम प्रैक्टिकली जो है वो जंग का हिस्सा बन जाए ईरान के खिलाफ, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तरह भी पाकिस्तान के हक में जाएगी ये चीज़। अच्छा, नईम कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि रज़ा पहलवी ग्रुप भी है, वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से लोगों को ईरान की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ उकसाए। इससे पहले उकसाया भी गया, वो जिस तरीके से ईरान का पुराना जो परचम था, जिसके ऊपर एक शेर का सा एक जो है वो उस पर सिंबल सा बना हुआ था, लोगों ने वो झंडा भी इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ सिफारत खानों से ईरान का मौजूदा परचम हटा के वो परचम लगाया गया। आपको लगता है कि वो लोगों को उकसाने में कामयाब होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये जिस तरह की सूरत हाल है जी। उसमें रजा पहलवी जो है उनकी अपनी जाती कोई पोजीशन नहीं है, असल में उनके रूट्स नहीं है जी। ईरान में। देखिए, आयतुल्लाह खमीनी जब पेरिस में थे और वो पेरिस से जब ईरान आए थे, तो वो एक अंडरग्राउंड तहरीक चला रहे थे, जी। उनका अवाम में बड़ा असर और रसूख था। इसी तरह जब लेनिन जो है वो रशिया में जब इनकलाब आया, तो लेनिन जो है उस वक्त पोलैंड में थे। इट वाज वे बैक इन 1917, अक्टूबर 1917 में जब इनकलाब आया रशिया में, तो लेनिन इनकलाब का लीडर था, उसकी रशिया में पोजीशन थी, उसका जी। असर रसूख था, उसकी पार्टी जी। थी, और वो पोलैंड में थे। इनकलाब के बाद वो पोलैंड पहुंचे थे। इसी तरह आयतुल्लाह खमीनी जब आए तो उनका बड़ा असर रसूख था। देखिए, रजा पहलवी की शख्सियत में वो चीज नहीं है, उनकी ईरान में रूट्स नहीं है। यानी इसराइल या अमेरिका अपने एजेंट्स के जरिए जो है वो वहां साजिश करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अवामी सतह पर उनको इतनी हिमायत हासिल है कि वो मौजूदा रिजीम के खिलाफ कोई बड़ी ऐसी चीज खड़ी कर सकें, या उनके खिलाफ कोई सिलसिला बना सकें, अवामी सतह पे कोई तहरीक चला सके ईरान में। मैं नहीं समझता कि उनकी ऐसी पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, नईम कुरैशी साहब, जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए से ईरान जो है अमेरिका पे और इजराइल पे कितना प्रेशर बिल्ड कर सकता है? प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा ईरान? बेशक, देखिए, एक तो जाहिर है हजबुल्ला है हमारे सामने
यमन के हौसी हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके लिए काम कर सकते हैं। अगर ये जंग, जब हम ये कहते हैं कि जंग कहीं फैल ना जाए, खलीज के ममालिक कहीं मजबूर होके ईरान के खिलाफ रिटालिएट ना करें, तो उसमें फिर ईरान जो है ये अपनी प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो फिर यकीनन ईरान ऐसा ही करेगा, उन्हें भी इस्तेमाल करेगा, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगी खत्ते के लिए सूरत हाल। ठीक है, सीनियर एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे जो इस वक्त सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता में, जो कि कशीदगी इख्तियार करती जा रही है हर लम्हे साथ। नईम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुनव्वर मिर्ज़ा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। शुक्रिया। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज जो तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है जिस खार्क आइलैंड पर, उस पर हमला कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या इज़राइल और अमेरिका जो है वो मुआशी तौर पर भी अब नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं ईरान को? देखिए, बात असल में ये है कि अमेरिका और इस्राइल ने तो कभी ये बात छुपाई ही नहीं कि वो ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है। हर जो अगला बयान आता है उनका, उसमें वो खुल के कहते हैं कि हाँ, हम ईरान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ ही अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ईरान भी ये कहता है, और ईरान ने जो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सकता था अमेरिका को तो वो नहीं पहुंचा सका, इसराइल को पहुंचाया है उसने थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन मैक्सिमम नुकसान जो है उसने अरब जो इर्द गिर्द उसके पड़ोसी ममालिक हैं, जो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जी। उनको नुकसान जरूर पहुंचाया है। नुकसान दो सेंस में है असल में, ये नुकसान एक सेंस में नहीं है। इस पर आप गौर करने की जरूरत है, इसमें जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि किसी अरब मुल्क ने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। जी। तुर्किया के ऊपर भी 3-4 मिसाइल गिरे, आपने देखा, ड्रोन भी गिरा, और नेटो से हिट किया, मगर तुर्किया ने नेटो को भी होल्ड किया, है ना, कि कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन ईरान ने, यकीनी बात है, वो बहुत ही गुस्से में भी हैं। फिर मुसलसल वो एक बात ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, जिसके अंदर उनके ख्याल में वो जस्टिफाइड भी हैं। लेकिन जो सवाल गौर करने का है वो ये है कि बदला वो किससे लेंगे? क्या वो उन मुस्लिम ममालिक से लेंगे जो कि उनके पड़ोसी हैं, या वो उस अड्डे से लेंगे जो कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर कायम किया हुआ है, जो उनकी रियल एलाई है, यानी इसराइल, है कि नहीं? जी। यही सूरत है ना। अच्छा, अब अरब कंट्रीज ने अपना मैक्सिमम जो रेस्ट्रेंट था वो दिखा दिया है, इसलिए कि आपने देखा पाकिस्तान ने इसके अंदर एक बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया, और आपने देखा कि अभी हमारे वजीर आजम और हमारे डिफेंस चीफ जो हैं वो भी गए थे। जी। उन्होंने जो उनके सदर हैं पाकिस्तान, उनसे भी बात की थी, फिर जाकर सऊदी अरेबिया से बात की। पाकिस्तान का भी डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, और पाकिस्तान बार बार ये बात कह रहा है और खुल के कह चुका है कि देखिए, एक हद तक तो हम आपकी बात पड़ोसी होने की हैसियत से ईरान की, आपके गम में भी शरीक हैं, आपके दुख में भी शरीक हैं, आपके साथ भी खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो दूसरी करारदाद थी उसके अंदर भी वोट डाला, जो कि मुस्तरद हो गई। तो हर तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी जरा सा रेस्ट्रेंट से काम लें। ठीक है। तो अब जो मैं जिस चीज के ऊपर ज्यादा परेशान हूँ वो ये है, आपको ये बात मालूम है कि अरब कंट्रीज के अंदर जो एक्सपेक्टेट्स हैं, यानी जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी तादाद अरबों से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं यूएई के ऊपर आप तकरीबन उतने ही मिसाइल और ड्रोन फेंके हैं ईरान ने जितने के उसने इसराइल के ऊपर फेंके हैं। वो आज जो फिगर है वो तकरीबन 300 से ऊपर की है ना। अब आप ये बताइए, तो दुबई के अंदर सिर्फ जो अरबी हैं वो 20 to 25% है, और बाकी जो 75% है वो पाकिस्तानी है
ठीक है। इंडियंस हैं और एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इवन सिविलियन टारगेट्स पे भी मलबा भी गिर रहा है और वो अपना कारोबार भी क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? यानी ठीक। पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ जी। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब हमें प्रोग्राम में जॉइन कर चुके हैं। इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा शो में। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब, अब तो ख़लीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को जो है बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अब आप समझते हैं कि जंग पूरे ख़ित्ते में फैल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी हमारे जो मिर्जा साहब बात कर रहे थे, मैं उसकी पार्शल बातों से एग्री करता हूँ, बाकी कोई बात रियल पोजीशन में नहीं है। कोई खित्ते में जंग नहीं फैली है, और ये खित्ते की जंग बनाना चाह रहा था अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान की बेहतरीन डिप्लोमेसी के जरिए, जो उसने एक मेडिएटर का किरदार अदा किया बिटवीन ईरान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यमन वगैरह में, तो उसकी वजह से ये खित्ते की जंग नहीं हो सकी। और जहाँ तक ये बात है, पहले दिन अटैक का और सेकंड डे जो अटैक किया था, ईरान ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया था कि जहां से हमारा एयर स्पेस यूटिलाइज होगा, यूज होगा उसके फेवर में अमेरिका के, हम उसको निशाना बनाएंगे। और जो टारगेटेड हुआ है अभी तक यूएई के अंदर भी और दूसरी जगहों में, एक आध दो जगह मिसहैप की इतलात है, अदरवाइज टारगेटेड है। और जहां से ईरान के ऊपर अटैक, आपको पता है इसमें सबसे पहले जब आया बहरीन का एक मामला आया था कि जो बच्चों के ऊपर जो स्कूल के ऊपर बम आया है, सबसे पहला अटैक जो हुआ है वो बहरीन का अड्डा यूज हुआ था। तो इस वजह से उसने वहां रिटेलिएट किया, ईरान ने वहीं काउंटर किया, और उसके लिए ईरान के सदर ने वजाहत की इस बात की कि जनाब ये है जहां से हमें होगा हम वहां पर जवाब देंगे, और उनका राइट है। अगर अमेरिकन आज देखें ना कि ये साबित हो गया ना कि अमेरिकन इंस्टॉलेशन आप देखेंगे कहीं पर भी आपको अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है जैसे पहले इस्तेमाल हो रही थी। और मशरिक ये भी साबित हो गया कि अब मशरिक वस्ता की आंखें भी खुल गई हैं, इंक्लूड सऊदी अरब, कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, ना उसकी दिलचस्पी है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ इसराइल के अंदर है कि इसराइल को कैसे बचाया जाए, कैसे क्या मामला किए जाए। तो ये सारी सिचुएशन सामने आई है। अब एक बेहतरीन हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, बेहतरीन टर्किया, पाकिस्तान, और ये इसमें बहुत एक मेडिएटर जो भी हमारे दोस्त बोल रहे थे, हमारे फील्ड मार्शल गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, MBS से भी मुलाकात हुई, बातें हुई। कम से कम एक नया सिनेरियो अब बन गया है। ठीक, नया सिनेरियो ये बन गया है कि जी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, ना उनको बचा सकता, ना कुछ। उसकी जंग ही दूसरी है, जो उसकी जंग है इसराइल को बचाने की। और देखें, अब तो एक बात और अमेरिका में, यूरोप में और दूसरी जगहों पर हो रही है कि नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, उनका एब्सटेन के अंदर जो नाम आया, वो अपने आप को उससे बचाने के लिए, अपने अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। उन्होंने मजहबी जंग छेड़ दी, मजहब के अंदर बीच में लेकर आ गए सारी चीजें। तो मैं समझ रहा हूँ एक अच्छी अच्छाई की तरफ जा रहा है। ये ठीक है, ये पहले इब्तदाई तौर पे ये गड़बड़ हुई थी, और उसमें ईरान को पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया था कि जनाब ये ना करें। उसके बाद आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल सऊदी अरब गए थे, और वहाँ पे जाकर उन्होंने जो एक्टिविटी की थी, और ईरान को खुला मैसेज, हमारे नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसाकदार ने इस बारे में पार्ट प्ले किया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने, और बिहाइंड द कर्टेन भी वो चल रही है, बिहाइंड द कर्टेन भी बहुत सारे राब्ते चल रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हम समझे कि ये बिल्कुल सही है। मशरिक वस्ता की जंग बनाना चाह रहा था अमेरिका, नहीं हुआ। आपको याद है सिस्तानी साहब जो के जो हमारे शहीद रहबर खामनाई साहब हैं, आप समझें कि उनके लेवल के यानी के मुरज्जे हैं, और वो इराक को लीड करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी अहले तशरीह हैं, जो उनसे रिलेटेड हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट आया था, आपने देखा कि पहले दिन कंडोनेशन आई थी, फिर दूसरे दिन उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट दिया था कि ये आयतुल्लाह सिस्तानी का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल से आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का, कि उन्होंने कहा था कि इस जंग का पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब चाहे आप ना हरमज के हवाले से देख लें और दूसरे हवाले से देख लें, पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब है। अमेरिका की कोशिश यही थी, इसराइल की कोशिश यही थी कि मशरिक वस्ता में जंग गिर जाएगी, कि ये अटैक करेगा ईरान मशरिक वस्ता के ममालिक पर जहाँ जहाँ उनकी इंस्टॉलेशन है, और वो काउंटर करने के लिए वो अटैक करेंगे उधर। तो ये बात आपको याद होगा, जंग से पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी कह दिया था, शहजादे ने, कि जी हमारा सऊदी अरब का स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वहां से बहरीन 2-3 जगह से वायलेशन उन्होंने किया, बाकी अब काबू हो गया, सूरत हाल काबू हो गई है।
ठीक है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, पहले तो आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने जो कुछ कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या रद्द-ए-अमल देंगे? ये किसी को कहने के ऊपर तबसरा नहीं करता। जी, मैं तो वो बात करता हूँ जो मैं जंग की सूरत हाल देख रहा हूँ। ठीक, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ है। जी, ये सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं इस पे बिल्कुल आप चुप कर लें। इसमें जो अब जितने तबसरे आ रहे हैं, रेस्ट्रेंट जो है वो है अरब कंट्रीज की तरफ से, और उसमें चाहे पाकिस्तान का हाथ है या किसी और का हाथ है, लेकिन रेस्ट्रेंट जो है वो अरब कंट्रीज की तरफ से और तुर्की की तरफ से भी। उनमें से किसी ने रिटेलिएट नहीं किया। आपको मालूम है तुर्की के ऊपर जो गिरा है, तो क्या तुर्की जो है वो नेटो के अंदर दूसरी सबसे बड़ी फौज रखती है अमेरिका के बाद। तो बात असल में यह है कि इस पे गौर करने की जरूरत है कि अगर हम अपने आप को एक मुस्लिम उम्मा कहते हैं, तो अगर हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा कहते हैं, तो फिर हमें साथ मिलकर बैठना चाहिए। और खुद फातिक शियान साहब ने 2 दफा रिग्रेट किया। एक दफा उन्होंने माफी मांगी, जिसके बाद उनके यहाँ से फिर बयान आया कि नहीं जी, ये इन्हीं की बात को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो फिर हमारे वजीर आजम वहाँ गए उसमें और उसमें उन्होंने क्लियर बात की। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरू में खला की बात की थी। देखिए, जहाँ ये चोकिंग पॉइंट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, जी, सारे ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनके लिए ये एक मुश्किल है, उतना ही मुश्किल ये ईरान के लिए भी है। ईरान भी अपना सारा जो माल इंपोर्ट करता है जी, और जो उसके वहाँ आता है, वो ज्यादातर स्टेट्स ऑफ हुर्मुज़ से भी आता है। तो ईरान के लिए भी ये कोई अच्छी बात है कि हम ईरान से ये कह के, उसमें 9 करोड़ आदमी है, वो हमारे भाई हैं कि नहीं है? जी, हर चीज का जिक्र यहाँ पर होता है कि जी क़यादत का जिक्र भी हो रहा है, यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन और एसिमेट्रिक वॉर का भी जिक्र हो रहा है, यहाँ पर मिसाइलों का और ड्रोन्स का जिक्र भी हो रहा है, और दूसरी चीजों का भी जिक्र हो रहा ठीक, है, अमेरिकन असला का भी जिक्र हो रहा है जी, और फलाना फलाना। लेकिन उन 9 करोड़ ईरानियों का कोई जिक्र नहीं हो रहा, जो कि गुज़िश्ता 15 दिन से एक कारपेट बॉम्बिंग के अंदर मुसलसल रह रहे हैं। जी, किसी ने बताया कि आखिरकार वहां क्या सूरत हाल होगी। जी, आपके यहाँ अगर पानी 2 दिन बंद हो जाए, तो हर आदमी दूसरा पड़ोसी से पूछता फिरता है, यार क्या बात है, पानी नहीं आ रही, और शोर मचाना शुरू कर देते जी, हैं। तो क्या ईरानी अवाम भी तो एडजस्ट करते हैं? नहीं करते। और सारी क़यादतें, सारी मुमलिकतें वो किसके लिए होती हैं? सरजमीनें किसके लिए होती हैं? अपने अवाम के लिए होती हैं। जी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे भाई ईरानी जो हैं और उनकी जो क़यादत है, उनको अपने अवाम पे भी गौर करना चाहिए, मुस्लिम कंट्री से भी उनको बात करनी चाहिए, पाकिस्तान और रास्ते में इस पे भी गौर करना चाहिए। कोई नहीं चाहता, सबने कंडेम किया है। किसी ने तो बताइए मुस्लिम कंट्री है जिसने ये कहा हो कि ईरान और इसराइल का हमला जो है वो जायज है और सही। तो इसी तरह जब वो सब कंडेम भी कर रहे हैं, तो फिर ये गौर भी करने की जरूरत है ठीक, कि किस तरह जंग को ले जा रहे हैं। अगर सलाम जी, जहाँ पर नहीं ईरान का सलाहियत है पेट्रोलियम करने की, वो बिल्कुल, तो आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अपना पेट्रोल फरोख्त ही नहीं कर ठीक सकता। है, अगर वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना शेडो फ्लीट्स के जरिए भेज सकता है, और उसका 80% ऑयल जो है वो चीन की तरफ जा रहा है। चीन भी हमारा बड़ा पक्का दोस्त है। ठीक, अब इंडियन ओशन के अंदर वो जो सिलोन के ऊपर अमेरिका ने सबमरीन से हिट किया था, वो जी, क्या इंडिकेशन दिया था? ठीक, उसने ये इंडिकेशन दिया था कि आप इंडियन ओशन के अंदर भी अपना कोई जहाज भेजेंगे तो हम उसे भी उड़ा देंगे ठीक, अगर आपके वो फ्लैग पे होगा। ठीक, तो ये खतरनाक सूरत हाल है, सही, इससे निकलने की जरूरत है। ठीक है, जंग से हमेशा निकलना जाता है, ये इस बात की खुशियां लोग रहती हैं। सही, अरब कंट्रीज में भी लोग रहते हैं मुसलमान, अगर आप और मजहब में जाना चाहते हैं तो। जी, ईरान में भी लोग रहते हैं, वो भी मुसलमान हैं। जी, तो ये पाकिस्तान का जो रोल होता है हमेशा, वो ये होता है कि वो कभी भी इस बैलेंस को डिस्टर्ब होने नहीं देता, कोशिश करता है कि बैलेंस कायम रहे, ये कहीं भी हो। आप देखें सीरिया के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बड़ा, जी, 9 साल तक चला,
लेकिन पाकिस्तान ने वहां भी बड़े रेस्टोरेंट से काट किया ठीक उसको। है मुनव्वर मिर्जा अरब ईरान कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता था, जहाँ पे बॉम्बिंग की रशिया ने भी मिलके। जी तो आपने एक और बात भी कही थी, वो जिक्र हो रहा था कि जी ईरान की सपोर्टेड मिलिशियाज है, क्या उनका भी कोई रोल हो सकता है? मेरा, आप खुद देख लें, हमास तकरीबन गैर मौसर है, हिजबुल्लाह तकरीबन गैर मौसर है, उनकी तमाम टॉप की लीडरशिप जो है वो हलाक हो चुकी है। तो बहुत मुश्किल होगा, क्यों खामखा के लिए हम इस बात के ऊपर इसरार करें। कंडेम करते हैं हम अमेरिका को भी, इसराइल को भी कंडेम करते हैं, पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है, आज पाकिस्तानी भी करता है, लेकिन साथ ये जो समझ में आने वाला मशवरा है वो भी देगा कि भाई हमारे भाई ईरानी ठीक हैं, है उनका भी ख्याल किया जाए। ठीक है ये ना मुनव्वर हो मिर्जा साहब। कि हम सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों और इस सारे चक्कर में पड़े रहें कि तेल आ रहा है जा रहा है। इंसान भी तो बसते हैं वहां पे कि नहीं जी बसते? जी। ठीक है मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से बदल रही है, हमले और जवाबी हमले भी जारी हैं। ख़दशा है कि ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। अहम सवाल यही है, क्या सिफारतकारी इस जंग को रोक सकेगी या दुनिया एक नए बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है? इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।